सबसे पहले बात सियासी घमासान की। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज। 4 राज्यों के उम्मीदवारों पर होगा विचार। यूपी में भी 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। पुत्र मोह में रीता बहुगुणा जोशी परेशान, बेटे के टिकट पर नहीं बनी बात। मुलायम सिंह यादव के कुनबे में कैसे लगी सेंध और रिश्तेदारों पर रेड को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों बताई साजिश। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। कल यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में तीसरे और चौथे चरण की सीटों को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कानपुर, अवध और गोरखपुर क्षेत्र की करीब 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, जबकि बीजेपी के गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीटें भी लगभग तय कर ली गई हैं। कोर कमेटी में तय किए गए नामों को आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को लेकर फाइनल मोहर लगेगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने विधानसभा चुनावों का रंग कुछ फीका कर दिया है। न रैली है, न भाषण है और न ही कोई चुनावी शोरगुल। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस ठंडे पड़े चुनावी संग्राम को डिजिटल रफ्तार देने जा रहे हैं। नड्डा 22 जनवरी को मथुरा से यूपी में वर्चुअल रैली का आगाज करेंगे। वहीं चुनाव आयोग अब उम्मीदवारों से डिजिटल कैंपेन का भी हिसाब लेगा। इसके लिए चुनावी खर्च वाले सेक्शन में एक नया कॉलम जोड़ा है। बीजेपी के एक परिवार एक टिकट वाले फॉर्मूले के मद्देनजर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर संसद की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की है। रीता बहुगुणा अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं। रीता ने कहा कि उनका बेटा 12 साल से लखनऊ में काम कर रहा है, उसे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आलाकमान रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट देने के मूड में नहीं है। काफी वक्त से चल रही अटकलों के बीच आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा की बीजेपी से बात फाइनल हो चुकी है और वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी रहने की संभावना है। टीवी 9 भारतवर्ष पर भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। अब विरोध दल बताएं कि कब होगा सीएम फेस का ऐलान। वहीं भगवंत मान ने अकाली दल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया तो सिद्धू और चन्नी को खुली बहस की चुनौती दी। अभी तक आप कहते थे कब करो, अब कर दिया तो आप कह रहे हैं पहले क्यों नहीं किया। अभी कांग्रेस ने तो दिया नहीं, बीजेपी ने नहीं दिया। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर कलह पैदा हो गई है। सुल्तानपुर लोधी से सिटिंग विधायक नवतेज चीमा के खिलाफ पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद राणा विरोधी गुट के विधायकों से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एक परिवार एक टिकट पॉलिसी की वजह से राणा गुरजीत सिंह के बेटे का टिकट कट गया था। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 6 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। सीएम चन्नी ने इस रेड को केंद्र की साजिश बताया है। सीएम चन्नी ने कहा, पश्चिम बंगाल में इन्होंने चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर इसी तरह अटैक किया था। अब वही पंजाब में कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। बंगाल में बीजेपी को हार का मजा चखाने वाली सीएम ममता बनर्जी अब यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश के सपोर्ट में उतर गई हैं। इसी को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता 8 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और अखिलेश के लिए वोट जुटाएंगी। इसके बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी समाजवादियों के लिए ऑनलाइन प्रचार करेंगी। कल संसद में सीएम फेस का ऐलान करने के बाद आज आम आदमी पार्टी गोवा के लिए भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा के पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। अब तक हुए कई चुनावी सर्वे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी गोवा में कोई बड़ा खेल कर सकती है। और मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर युद्धपोत आईएनएस रणवीर में धमाके के बाद 3 जवान शहीद हो गए। मोदी सरकार पर फिर एक बार क्यों भड़की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश यादव के फ्री बिजली अभियान पर सीएम योगी ने कैसे साधा निशाना और मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर कहां पर शुरू हुई तकरार। राष्ट्र से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर युद्धपोत आईएनएस रणवीर के आंतरिक कंपार्टमेंट में एक भयंकर विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल हो गए हैं। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान की क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। हालांकि ब्लास्ट की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीय नौसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर नियम 1954 में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसका पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। ममता ने कहा कि नियमों में बदलाव के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बिगड़ जाएगा। इससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली देने का ऐलान किया है। अखिलेश का फ्री बिजली के लिए नाम लिखाओ अभियान आज से शुरू होने वाला है। इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से अखिलेश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया गया। उत्तर प्रदेश में मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने पर जाटों ने विरोध किया है। राष्ट्रीय जाट सभा ने आरएलडी पर धोखा देने के आरोप लगाते हुए गठबंधन उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया है। दरअसल एसपी आरएलडी गठबंधन ने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। सिवाल खास से बीजेपी उम्मीदवार को भी बाहरी बताकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अपना दल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने अपने परिवार में मचे बवाल के लिए बीजेपी के साथ अपने दामाद और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को जिम्मेदार बताया है। कृष्णा पटेल ने कहा कि प्रॉपर्टी के विवाद में उनकी बेटी अमन पटेल को दामाद आशीष पटेल भड़का रहे हैं, मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमन पटेल ने अखिलेश यादव को खत लिखा था, जिसमें हक और अधिकार छीनने की बात कही थी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सहयोगी दल इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर एक विवादित बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसको अब महज एक हफ्ता बचा है। हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जाती है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। परेड में शामिल होने वाली इकाई ने कल जमकर अभ्यास किया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारी का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस ड्रिल में आपातकाल स्थिति में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की एक्सरसाइज की गई। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि इस तरह की ड्रिल से सुरक्षा बलों को तैयारी और दिशा निर्देशों को समझने में मदद मिलती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पार्ल के बोलैंड पार्क में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है और टीम ने अब तक यहां कोई मैच नहीं गंवाया है। हालांकि इस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली बार वनडे मैच खेला जाएगा। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम पूरे जोश के साथ उतरेगी। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक में कल 41,000 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि केरल में करीब 24,500 और तमिलनाडु में 23,000 नए केस मिले। हालांकि दिल्ली और मुंबई में हालात कंट्रोल में होते दिख रहे हैं। इस बीच कई छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अगले महीने होने वाली गेट की परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव से जंग। देश के कुछ राज्यों में टेस्टिंग ज्यादा होने के बाद कोरोना के नए केस में भी इजाफा हुआ है। मंगलवार को देश में 2,80,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। एक दिन पहले सोमवार को 2,38,000 केस मिले थे। सबसे ज्यादा चिंता मौत बढ़ाने को लेकर होने लगी है। मंगलवार को कोरोना से 436 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या 18,23,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में सोमवार की तुलना में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में कल 39,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, जो सोमवार की तुलना में करीब 7,000 ज्यादा है। मुंबई में भी एक दिन पहले की तुलना में नए केस में इजाफा हुआ है। मंगलवार को मुंबई में 6,149 नए केस मिले। राज्य में कल 53 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली है, जो शुभ संकेत है। मंगलवार को दिल्ली में 11,684 नए केस मिले, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले सोमवार को 12,500 से ज्यादा मामले मिले थे। राहत की बात यह है कि संक्रमण दर भी 28% से कम होकर करीब 22.5% हो गई है। हालांकि दिल्ली में कल 52,000 लोगों के ही टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट में लगातार हो रही कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि टेस्टिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। आईसीएमआर के प्रस्ताव के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोरोना टेस्टिंग कम होने की बात सामने आ रही थी।
उत्तराखंड के मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में कोविड विस्फोट हुआ है। अकेडमी के 84 ट्रेनी IAS अधिकारी और कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनी IAS के कोरोना पॉजिटिव होने से अकेडमी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड में कल 4400 से ज्यादा संक्रमित मिले, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में 2 दिन लगातार नए केसों में कमी होने के बाद मंगलवार को संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ गई। कल राज्य में 10,430 नए संक्रमित मिले। एक दिन पहले 9,385 केस मिले थे। कल 34 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में एक्टिव केसों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं असम में मंगलवार को 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। असम में संक्रमण दर 12.5% से ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर में जम्मू कश्मीर में पहली बार मंगलवार को सबसे ज्यादा केस मिले हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में 4,651 नए कोविड केस मिले, जिसमें 1,546 केस जम्मू और 3,100 से ज्यादा केस कश्मीर में मिले हैं। संक्रमण की तेज रफ्तार होते देख उधमपुर में सैनिटाइजेशन का काम भी तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव केस की संख्या 21,000 के आंकड़े को पार कर गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज बनी हुई है। राज्य में कल 17,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। राज्य में संक्रमण की दर 13% से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या भी करीब 80,000 हो गई है। गुजरात में कल 1,30,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। उधर मध्य प्रदेश में कल 7,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर करीब 10% है। WHO ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर में मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। WHO ने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए जोखिम के हिसाब से पाबंदियां लगाने की रणनीति बनानी चाहिए। WHO के भारत में प्रतिनिधि रॉड्रिक H. ऑफ्री ने कहा कि भारत में मास्क के इस्तेमाल और टीके पर जोर जैसे कदम कारगर हो सकते हैं। WHO ने कहा कि ये वायरस जल्द खत्म होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस सीट पर बीजेपी को मौजूदा विधायक के खिलाफ लोग हुए नाराज? बरेली की सीट से ओवैसी से उम्मीदवार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश फिर कैसे हुई बेनकाब और कहां अपनी शादी के लिए दुकान मालिक के लाखों रुपए लेकर फरार होने वाला पकड़ा गया? राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक शरद कुमार अवस्थी का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने गांव में दीवारों पर पोस्टर लगा दिया है, जिस पर लिखा है, मोदी योगी से बैर नहीं, शरद अवस्थी की खैर नहीं। लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी ने शरद कुमार अवस्थी को उम्मीदवार बनाया तो वो उन्हें वोट नहीं करेंगे। लोगों का आरोप है कि शरद अवस्थी कभी उनका हाल जानने नहीं आते। उत्तर प्रदेश के हाथरस रेप पीड़िता के परिवार में से किसी को कांग्रेस की ओर से टिकट दिए जाने की खबरों को परिवार ने खारिज किया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें पहले न्याय चाहिए। परिवार की ओर से कोई भी अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत पीड़ित परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाने पर चर्चा कर रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बरेली की सीट से हिस्ट्री शीटर तौफीक प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। तौफीक प्रधान के खिलाफ फतेहगंज पूर्वी और राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हैं। AIMIM अब तक 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर की शांति से बौखलाया पाकिस्तान लगातार घाटी में वारदात करने की साजिश रचता है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तान की ओर से उड़ाए गए 2 गुब्बारे मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ कुलगाम के कादर रोड पर कल आतंकियों ने IED के जरिए धमाका किया। हालांकि धमाका बड़ा नहीं था, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। IED धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। प्रतिबंधित संगठन तेलंगाना स्टेट कमेटी के नक्सली नेता सुधाकर और उसके साथियों की मौजूदगी की सूचना पर बीजापुर जिले से DRG और CRPF के जवानों को जंगलों में भेजा गया था। मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। इस समय पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फ पड़ रही है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन हाड़ मास गला देने वाली ठंड में भी हमारे सीमा के प्रहरियों का जोश हाई है। सिक्किम बॉर्डर पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सोशल मीडिया जवानों का यह वीडियो वायरल है। लोग जवानों के जोश को सलाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। जागरूकता अभियान खुद DM प्रियंका निरंजन अपनी निगरानी में चला रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में लोगों के घर घर जाकर टीका लगा रही है। चुनाव से पहले प्रशासन 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करना चाहता है।
मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ऐसे आशिक को गिरफ्तार किया है जो अपनी शादी के लिए मुंबई के कांदीवली की मशहूर मिठाई की दुकान से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मिठाई दुकान के मालिक प्रदीप जैन ने 27 दिसंबर को अपने भरोसेमंद कर्मचारी मनोज मिश्रा को 3,40,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए सौंपे थे, लेकिन मनोज मिश्रा पैसे बैंक में जमा करने के बजाय उसे लेकर मिर्जापुर अपने घर भाग गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अस्पताल के बाहर एक शख्स जरूरतमंदों और बेसहारा को मुफ्त में खाना खिलाता है। इस नेक काम को रोज करने वाला ये शख्स गरीबों का मसीहा बना हुआ है। इनका कहना है कि कर्नाटक के साथ दूसरे राज्यों से भी कई लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। उनका खर्चा ज्यादा ना हो इसलिए वो मुफ्त में उन्हें खाना खिलाते हैं। पिछले 6 सालों में इन्होंने करीब 8 लाख लोगों को खाना खिलाने का दावा किया है। होम और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज क्यों होंगे महंगे? अब टाटा मोटर्स ने क्यों बढ़ाए यात्री वाहनों के दाम? सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक भारत में कब आने वाली है? कोरोना की मार और कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए मनी नाइन। देश में होम और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे होने वाले हैं क्योंकि देश में बॉन्ड यील्ड 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। कुछ बड़े बैंकों ने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ऐसे में बैंक अब जल्द ही कर्ज भी महंगा कर सकते हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगली मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई नीतिगत दरें बढ़ा सकता है। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 19 जनवरी से बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने यात्री वाहनों की कीमत में औसत 0.9% की वृद्धि की है। इससे पहले मारुति सुजुकी अपने वाहनों की कीमत 4.3% तक बढ़ा चुकी है। कंपनियां इस मूल्य वृद्धि का कारण उत्पादन लागत को बढ़ाना बता रही हैं। एमएसएमई सेक्टर के लोन में फ्रॉड का खतरा बढ़ गया है क्योंकि बैंकों ने इनके सही तरीके से निगरानी नहीं की। डिलॉयट इंडिया के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। कोरोना काल में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी। इसके तहत ही एमएसएमई और अन्य कारोबार को सहयोग देने के बिना किसी जमानत के 4.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग करने पर मिलने वाले डिस्काउंट, कैशबैक और रिवॉर्ड के दिन अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को उचित कारोबारी व्यवहार अपनाना होगा। ये कंपनियां विक्रेताओं के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगी। इस बजट सत्र में भी क्रिप्टो पर बिल टल सकता है। दरअसल सरकार अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर और राय मशविरा करना चाहती है। इस पर आम सहमति से ही कानून बनाना चाहती है। इसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल क्रिप्टो पर बिल आना मुश्किल है। बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोमाकी इस हफ्ते भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक मार्केट में पेश करने वाली है। कंपनी का दावा है कि उसकी नई इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इसके अलावा इस बाइक में क्रूज कंट्रोल, रिपेयर स्विच, रिवर्स स्विच, ब्लूटूथ और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। भारत में उपभोक्ता विश्वास अब भी कोविड पूर्व के स्तर पर नहीं लौट पाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिसर्च में कोविड वेव ने उपभोक्ता विश्वास को पूरी तरह से प्रभावित किया है। ये मई 2021 में सेकेंड वेव के वीक पर रहते वक्त 48.5 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आरबीआई का कहना है कि महामारी का सबसे अधिक असर भारत पर पड़ा है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में करीब 983 करोड़ रुपए में 54% हिस्सेदारी खरीदी है। एडवर्ब टेक्नोलॉजी स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगी। रिलायंस से मिली धनराशि का इस्तेमाल विदेश में कारोबार के विस्तार और नोएडा में एक बड़ा रोबोट विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। कोरोना काल में डिजिटलीकरण के साथ साइबर हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। वर्ष 2021 में रैंसमवेयर के हमलों में रिकॉर्ड 191% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि एक संगठन को औसतन 270 साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। कौशल की कमी के कारण साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो करें तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ेंगे। क्या रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है? रूस ने यूक्रेन की सीमा पर कई एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी है। रूस ने यूक्रेन में अपने दूतावास खाली करा दिए। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ा है उसे देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड।
यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते यूक्रेन का दौरा करेंगे। इस दौरे में ब्लिंकन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के साथ सुरक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दे को लेकर असहमति का हल निकालने के लिए पिछले हफ्ते रूस और पश्चिमी देशों के बीच राजनयिक बातचीत बेनतीजा रही थी। अमेरिका के साथ पश्चिमी देश पहले ही रूस को यूक्रेन पर संभावित हमले को लेकर चेता चुका है। रूस ने अपने कई एयरक्राफ्ट को यूक्रेन से लगने वाली सीमा के करीब तैनात कर दिया है। रूस के इस ताजा रुख से यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा और बढ़ गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2 से 3 दर्जन सुखोई 34 फाइटर जेट को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। इस बीच रूसी एक्शन को देखते हुए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने बॉर्डर पर और 1,30,000 जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन पर हमले के लिए चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहा है। मंगलवार को रूसी फौज की कई बटालियन बेलारूस पहुंची। कहा जा रहा है कि बेलारूस में दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले की तैयारियों के लिए रूसी सेना को बेलारूस भेजा गया है। इससे पहले दिसंबर महीने में भी रूस ने अपनी कई परमाणु बॉम्बर्स को बेलारूस भेजा था। जंग के हालात में यूक्रेन के उत्तरी इलाके में रूस यहाँ से हमला कर सकता है। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर से रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए न्योता भेजा है। नाटो किसी भी हाल में यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने की कोशिश में लगा है। नाटो ने जर्मनी से बातचीत के बाद रूस के साथ नए दौर की बातचीत की पहल की है। इस बीच ब्रिटेन ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को हथियार पहुंचाने वाले ब्रिटिश विमान को जर्मनी ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोक दिया है। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस DIRCM प्रणाली से निकलने वाली लेजर बीम दुश्मन मिसाइलों को अंधा कर सकती है। दुश्मन मिसाइलों से लड़ाकू विमानों की रक्षा करने में ये सक्षम है। UAE में एयरपोर्ट के पास हुए हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई है। यमन की राजधानी सना में सऊदी के गठबंधन वाली सेना ने जोरदार हवाई हमला किया, जिसमें हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में हूती विद्रोहियों का मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद सहित 23 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। LAC पर चीन नई साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन ने भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे अवैध पुल का निर्माण कार्य काफी तेज कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ये पुल 8 मीटर चौड़ा अब 400 मीटर लंबा बन चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पुल से इलाके में चीन की सामरिक शक्ति बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोइज यूसुफ को कल काबुल के दौरे पर जाना था, लेकिन काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। तालिबान की सरकार ने दिखावे के लिए विरोध करने वाले की अगुवाई करने वाले अजीम अजीमी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के एक ISI अधिकारी ने पूर्व की अफगान सरकार के नेताओं से तुर्की में मुलाकात की है, जिसमें तालिबान से बातचीत करने की पेशकश की गई है। ISI ने तालिबान विरोधी और भारत को लेकर दोस्ताना रवैया रखने वाले नेताओं से संपर्क साधा है। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद है खुद को हीरो के तौर पर दिखाना और अफगानिस्तान में भारत को पूरी तरह से बंद करना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।